Hello dear friends, welcome to Padhai Se Dosto YouTube channel. In today's video session, we are going to discuss about the different vacancies released by Variable Energy Cyclotron Center. So friends, here you can able to see the official web page of Variable Energy Cyclotron Center, which comes under the Department of Atomic Energy, Government of India. So this is the official website, friends, and here you can able to see the advertisement number VECC 01/2021 appointment to various posts in Variable Energy Cyclotron Center. So I am just clicking on this particular advertisement. So basically this VECC is a premium research and development organization which comes under the Department of Atomic Energy, and these vacancies are for this particular center only. So here you can able to see the official notification. From here you can able to download the notification. Okay, and you can able to see the details. Otherwise I will provide the highlighted PDF on our Telegram channel, that is Padhai Se Dosti Telegram channel. Okay friends, so here I'm going to save the notification and I will explain each and every point from this notification. Okay, so let's start our video session. तो दोस्तों ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो जो ऑफिशियल वेबसाइट थी वहां से मैंने ये डाउनलोड किया है. सो इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी Variable Energy Cyclotron Center located at Kolkata. Okay, and this advertisement is released by this particular VECC center located at Kolkata. So last date for this particular एडवर्टाइजमेंट इज 20 ऑफ मई 2021. 20 मई 2021 ये लास्ट डेट है दोस्तों. इससे पहले आपको अप्लाई करना है. जब भी आप ये वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद तुरंत अप्लाई कर देना. लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करना, सर्वर जाम होता है, आप अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाओगे और आपको जो भी सेंटर चाहिए वो अच्छे से मिल भी नहीं पाएंगे. ओके, तो चलो देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे है. सो पोस्ट एडवर्टाइज, it is mentioned in this particular chart. So it is a post code given in the first column, second column name of the post, third column number of post. Okay, so here you can able to see the number of post as per different categories, and the last column is for total number of post for that particular vacancy or for that particular post. Okay, सो दोस्तों ये तीन कैटेगरीज में आपको पोस्ट दिखेंगी. पहली तो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसके लिए टोटल 12 सीट्स है. दूसरी है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1. स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 की 11 पोस्ट है और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 उसकी 29 पोस्ट है. तो ऐसे कुल मिला के टोटल 52 पोस्ट है. आप यहाँ पे देख सकते हो. फीमेल नर्स की पोस्ट है, एक ही पोस्ट है. सब ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट है, एक ही, वो भी ड्राइवर की पोस्ट है. ऑर्डिनरी ग्रेड 3 पोस्ट है टोटल. वर्क असिस्टेंट के लिए 5 पोस्ट है. कैंटीन अटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट है. ऐसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत 12 पोस्ट है दोस्तों. स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 उसमें फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल, ये 4 कैटेगरीज है. कुल मिला के टोटल 11 पोस्ट है. उसमें से 4 और 5 रिस्पेक्टिवली फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ग्रेजुएट है उनके लिए कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की ये पोस्ट है. स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 में फिजिक्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मशीनिस्ट, फिटर और रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग ऑपरेटर जो होते हैं उनके लिए ये पोस्ट है. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, टोटल 9 पोस्ट है और कुल मिला के टोटल 29 पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो. तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं या टेक्निकल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस जो भी हर एक पोस्ट के लिए लगता है तो उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख लेते हैं. पहला जो पोस्ट है फीमेल नर्स के लिए, इसमें देखो 12वीं तक की आपकी पढ़ाई या डिप्लोमा जो नर्सिंग में होता है या मिडवाइफ जो होती है उनका एक 3 साल का डिप्लोमा होता है, वो कोर्स अगर आपने किया है, वैलिड रजिस्ट्रेशन है आपके पास एज ए ग्रेड नर्स फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल इन इंडिया. तो जो भी सेंटर की या स्टेट की नर्सिंग काउंसिल होती है वहां से आपके पास ए ग्रेड सर्टिफिकेशन है नर्सिंग का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. और इसके अलावा दूसरा क्या है, बीएससी नर्सिंग अगर आपको है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. ओके, सो यहाँ पे फीमेल नर्स बोला है तो ओनली फीमेल कैन अप्लाई एंड देयर इज नो एनी फीस टू एनी फीमेल. ओके, in any category, so all female can able to apply for this particular post. Okay, then here it is a sub officer. Okay, so sub officer के लिए देखो दोस्तों, HSC 10+2 साइंस विद केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स प्लस पास्ट सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर. तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए, या तो ये वाले 2 क्राइटेरिया और है. 12 years 5 years एज लीडिंग फायरमैन एक्सपीरियंस, out of which at least 2 years relevant experience must be after obtaining the requisite qualification. तो ये 12 साल का एक उन्होंने क्राइटेरिया रखा है और एक 15 साल का रखा है और ये 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द क्वालिफिकेशन. ओके, अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो भी चलेगा, नहीं तो अगर आपके पास उस फील्ड की डिग्री है और उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा. तो ये 2 क्राइटेरियाज है, देख सकते हो. जो भी अभी फ्रेशर्स है या अभी कुछ 2-3 साल पहले ग्रेजुएट हुए उनके लिए जो पोस्ट है वो मैं आगे बताऊंगा. ये ड्राइवर की जो है इसमें सिर्फ आपको 10th लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए. अगर आपने 10th पास किया है और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो. और बेसिक चीज है कुछ, प्रोसेसिंग ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस,
टू ड्राइव लाइट एंड हेवी व्हीकल। तो आपको जो लाइट मोटर व्हीकल और हेवी ड्यूटी व्हीकल है दोनों के लाइसेंस अनिवार्य है। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, बेसिक एक कार का या किसी व्हीकल का जो मैकेनिज्म है वो कैसे होता है, और माइनर अगर कहीं पे गाड़ी बंद पड़ गई, कुछ छोटा मोटा उसमें बिगाड़ हो गया तो उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। कंसोलिडेटेड एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग एज अ लाइट और हेवी व्हीकल फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, 3 साल का आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, डिजायरेबल क्या है, पोजेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव टू व्हीलर्स। ओके, ये डिजायरेबल है, अगर नहीं हुआ तो भी चलेगा। डिजायरेबल का मतलब क्या, अगर होगा तो अच्छा है। ओके, नहीं भी होगा, आपके पास सिर्फ हेवी ड्यूटी का होगा या लाइट मोटर व्हीकल का होगा तो भी चल जाएगा। उसके बाद वर्क असिस्टेंट के लिए 10 स्टैंडर्ड पास, इतना ही क्राइटेरिया, बाकी कुछ क्राइटेरिया नहीं है। आपने 10 साल पहले ही 10 पास किया है या अभी 10 पास किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो एज लिमिट है 18 साल की, वो सिर्फ आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए। कैंटीन अटेंडेंट का है मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग बोर्ड से, उसमें से आपने मेट्रिकुलेशन लेवल और इक्विवेलेंट लेवल का एजुकेशन प्राप्त किया है तो आप कैंटीन अटेंडेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। स्टाइपेंडियरी ट्रेनी कैटेगरी 1 फिजिक्स के लिए बीएससी फिजिक्स विद मिनिमम 60% मार्क आपको चाहिए। फिजिक्स एज अ प्रिंसिपल एंड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट। फिजिक्स मेन होना चाहिए और ये बाकी सब्सिडरी सब्जेक्ट होनी चाहिए। स्टाइपेंडियरी ट्रेनी कैटेगरी 1 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। स्टाइपेंडियरी ट्रेनी कैटेगरी 1 मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सेम फॉर सिविल, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। कैटेगरी 2 के लिए देखो स्टाइपेंडियरी ट्रेनी कैटेगरी 2 विद फिजिक्स, मतलब फिजिक्स ट्रेड में क्या है, 10 स्टैंडर्ड में मिनिमम 60% मार्क चाहिए प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ नॉट लेस देन 2 years ड्यूरेशन इन रिलेवेंट ट्रेड। ओके, 10वीं आपने पास की और उसके बाद 2 साल का या 3 साल का कोई ऐसा डिप्लोमा कोर्स किया है जिसमें फिजिक्स है तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ओके, और एचएससी 12th लेवल विद साइंस अगर आपने किया है मिनिमम 60% मार्क, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। अगर आपके पीसीएम ग्रुप है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों पोस्ट के लिए स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2 फॉर फिजिक्स एंड फॉर कंप्यूटर, ये दोनों के लिए ये क्राइटेरिया है। ओके, स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या क्राइटेरिया देखो दोस्तों, बाकी सभी ये जितने भी पोस्ट है उन सब के लिए कॉमन क्राइटेरिया है। एसएससी विद साइंस एंड मैथ्स एज अ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट ट्रेड। ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है, जो आईटीआई वगैरह स्टूडेंट करते हैं उनका ये इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में या इलेक्ट्रिकल फिटिंग में जो ट्रेड सर्टिफिकेट होते हैं वो यहाँ पे चाहिए। द कैंडिडेट शुड मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट एज रिगार्ड ट्रेड सर्टिफिकेट। एनटीसी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट 2 साल का जो ड्यूरेशन होता है आईटीआई का, अगर आपने वो किया है और आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट है आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। और एनटीसी ऑफ 2 year ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, जो भी गवर्नमेंट के अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है उसके अंडर आपने अगर ट्रेनिंग किया है तो वो सर्टिफिकेट भी चल सकता है। ओके, और ये एनटीसी ऑफ 1 year ड्यूरेशन प्लस 1 year रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, कोई आईटीआई ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ 1 साल के लिए होते हैं और वो करने के बाद अगर आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। एनटीसी ऑफ 1 year ड्यूरेशन प्लस एनएसी ऑफ मिनिमम 1 year ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। 1 साल का आपका आईटीआई हुआ है और उसके बाद 1 साल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में अगर आपने काम किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब जितने भी आईटीआई के कैंडिडेट है अगर उनका 2 साल का आईटीआई हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 साल का हुआ है तो और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तभी वो ये स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे देखते हैं एज लिमिट के बारे में यहाँ पे दिया है दोस्तों। मिनिमम एज तो 18 ईयर्स होनी चाहिए और 20 तारीख को ये आपकी एज गिनेंगे जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है। एज लिमिट एज ऑन 25/20/21। ओके, तो यहाँ पे वो एज कंसिडर करेंगे इस डेट को, जो भी रिक्वायरमेंट है इस डेट में आपकी फुलफिल हो जानी चाहिए। जो भी स्टाइपेंड होगा या इमोलमेंट होगा, ग्रुप ऑफ सर्विस होंगी, उसके बारे में यहाँ पे दिया है। देखो दोस्तों, मिनिमम एज का क्राइटेरिया है, एंट्री पे स्केल कितना होगा वो दिया है, लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स वो दिया है और ग्रुप कौन सा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, कौन सी सर्विस है उसके बारे में दिया है। तो ये देखो फीमेल और सब ऑफिसर, ये जो दो ग्रुप बी की पोस्ट है यहाँ पे लेवल इन पे मैट्रिक्स देख सकते हो आप। नर्स के लिए 45,000 एंट्री पे है, सब ऑफिसर के लिए 35,400 है, 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। अपर लिमिट अनरिजर्व के लिए यहाँ पे दिया है। ओके, वर्क असिस्टेंट और कैंटीन अटेंडेंट के लिए यहाँ पे पे स्केल आप देख सकते हो, ड्राइवर के लिए भी यहाँ पे पे स्केल आप देख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा चार्ट आप लोग देख सकते हो। ये जो भी कैटेगरी 1 स्टाइपेंड ट्रेनी है उनको फर्स्ट ईयर में 16,000 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा, सेकंड ईयर में 18,000 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टाइपेंडरी कैटेगरी 2 की जो ट्रेनी है उनका यहाँ पे दिया है 10,500 और 12,500 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी का जो 2 साल का क्राइटेरिया है वो आपने
कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद भी आप वहाँ पे काम कर सकते हो। ओके, उनकी एक कुछ इंटरनल टेस्ट होते हैं, उसमें अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आगे भी वो कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ पोस्ट आइडेंटिफाइड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके बारे में यहाँ पे जो दिया है, दिव्यांगजन होते हैं, किस टाइप के दिव्यांगजन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में दिया है। सो एच स्टैंड फॉर हियरिंग हैंडीकैप और इम्पेयर्ड पार्शियली डीफ। ओके, मतलब किसी को थोड़ा कम सुनाई भी देता है तो भी चलेगा, उस टाइप का ये कोई हैंडीकैप पर्सन है और इसके पास ये एच कैटेगरी का सर्टिफिकेट है। सो ही और शी कैन एबल टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग कैटेगरी टू कंप्यूटर। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, ये कंप्यूटर के लिए देखो एच और ओ एच मीन्स व्हाट, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, वन लेग अफेक्टेड। ओके, एक अगर लेग किसी कैंडिडेट का अफेक्टेड है, वो बंदा भी इस पर्टिकुलर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके, अपर एज लिमिट इज द एज रिलैक्सेशन एज अंडर। कुछ एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, 13 साल तक है विद पर्सन विद डिसेबिलिटी। ओके, पीडब्ल्यूडी ओबीसी फॉर द पोस्ट आइडेंटिफाइड। ओके, जिन भी पोस्ट में दिव्यांगजन के लिए रिजर्वेशन है, उन सभी पोस्ट के लिए दिव्यांगजन को 13 साल का रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फॉर एक सर्विसमैन एंड गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो अगर एक सर्विसमैन है गवर्नमेंट के तो। Department candidates who have rendered not less than 3 years continuous and regular service in the same line or allied center as at least date of receipt of application are eligible for relaxation in upper age limit as per Government of India orders. Okay, अगर आपने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आपका जो मिनिमम सर्विस क्राइटेरिया वो अगर कंप्लीट किया है और आप किसी अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लोग भी ये रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया उसमें हकदार है। ओके, जो भी जम्मू कश्मीर, सॉरी, ये जो 1984 के राइट्स हुए थे उसमें कोई अफेक्टेड है तो उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर 5 years, किन लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के जो रहवासी है उनके लिए। ओके, ड्यूरिंग द पीरियड 1 जनवरी 1980 टू 1 दिसंबर 1989, ये टाइम लिमिट दिया है, उसमें अगर उनका जन्म हुआ है तो उनके लिए है। उसके बाद और कुछ उसमें सब डिटेल्स है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब आप पढ़ लो। जो वीडियोस होती है उनके लिए भी यहाँ पे कुछ दिया है उन्होंने। मेट्रिकुलस टाइप मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी देखो, जो उनका गवर्नमेंट के जिस तरीके के नॉर्म से उस तरीके से इनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। सिलेक्शन मेथड क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी ये स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 अलग अलग एग्जाम मेथड है वो अच्छे से समझ लो। DR1, ओके, ये जो कोड है, ये जिस भी पर्टिकुलर पोस्ट को डिस्क्राइब करता है उस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में ये है। तो देखो DR1 किसका था, नर्स के लिए था, राइट। DR2, DR3, DR4 ये सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए सब ये पोस्ट कोड है। तो उन पोस्ट कोड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखो, ये नर्सिंग का ये जो पोस्ट है इसके लिए क्या, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, द फॉर्मेट ऑफ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन शैल बी कॉमन फॉर ऑल ट्रेड और डिसिप्लिन एंड विल बी इन फॉलोइंग फॉर्मेट। ओके, तो ये सबके लिए ये होगी 1 घंटे की ये टेस्ट होगी। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 20, साइंस के 20 और जनरल अवेयरनेस के 20, इस तरीके से होगा। 3 मार्क हर एक क्वेश्चन के लिए होगी, अगर आप वो क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क आपका नेगेटिव में चला जाएगा। कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 40% इन जनरल कैटेगरी विल बी स्क्रीन्ड आउट एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ विल नॉट बी फिक्स्ड बिलो 30%। ओके, अगर कोई जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है, अगर उसके मार्क्स 40% से कम है तो उसको डायरेक्टली स्क्रीन आउट किया जाएगा, उसको पेपर के बारे में सोचा भी नहीं जाएगा। और जो बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 30% क्राइटेरिया, ये मिनिमम क्राइटेरिया। इसका मतलब ये नहीं कि आपने इतने मार्क्स ला लिए तो तुरंत स्टेज 2 के लिए सिलेक्ट हो जाओगे, ये नहीं है। मिनिमम इतने होने चाहिए, जो भी मेरिट लगेगा इसके ऊपर जिनके मार्क्स है उनको कंसिडर करके वो मेरिट लगेगा। एडवांस टेस्ट देखो, इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे। ओके, 2 घंटे का ये टेस्ट होगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो उसका पूरा क्राइटेरिया क्या है। कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 30% इन जनरल कैटेगरी विल बी स्क्रीन्ड आउट एंड फॉर रिजर्व कैटेगरीज लिस्ट कट ऑफ विल नॉट बी फिक्स बिलो 20%। ओके, 20% से कम, सारे कैंडिडेट को भी 20% से कम मार्क आएगा, एक भी बच्चों को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा इसका मीनिंग होता है। ओके, स्टेज 3 स्किल टेस्ट होगा। Based upon merit prepared after stage 2, candidate will be shortlisted for stage 3, that is a skill test. Number of candidates shortlisted for skill test will be depend on the number of candidates qualifying in stage 2, but will not exceed 4 to 5 times the number of vacancies in each trade. सपोज किसी पोस्ट के लिए, वर्क असिस्टेंट के लिए सपोज 5 वैकेंसीज है तो स्किल टेस्ट के लिए 25 कैंडिडेट को बुलाएंगे। ओके, तो इसका मतलब आप ये लगा सकते हो कि जो एडवांस टेस्ट होगा उसको 1:20 के रेशियो में वो कैंडिडेट को बुला सकते हैं। मतलब
लेवल 1 सपोज आपने वर्क असिस्टेंट के 5 पोस्ट के लिए दिया, तो उसमें से 100 कैंडिडेट वो एडवांस टेस्ट के लिए दैट इज स्टेज 2 के लिए लेंगे, और 100 में से सिर्फ 25 लेंगे स्टेज 3 के लिए, दैट इज स्किल टेस्ट के लिए। तो इस तरीके का ये है। तो ये नर्सिंग में भी इस तरीके का ये एक ही पोस्ट है नर्सिंग की। तो उसके बाद ये सारे 3 स्टेजेस का आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। ओके, ये देखो, ये 2 सेकंड पोस्ट है। ऑफिसर, एक ग्रुप बी का एक ऑफिसर पोस्ट था, उसके लिए ये सारे क्राइटेरिया है, इसमें भी सेम है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ओके, तो एक बार ये देख लेना, ज्यादा कोई वेरिएशंस नहीं मिलेगा आपको, वही 50 क्वेश्चंस होंगे, 20 मैथमेटिक्स के, 20 साइंस के, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस होंगे। तो उसी प्रकार का एक क्राइटेरिया है। सेम कंडीशन यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। मैक्स ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम 30% मार्क्स कंपलसरी है। ओके, एडवांस टेस्ट के लिए भी उन्होंने वैसा ही क्राइटेरिया रखा है। फॉर जनरल कैटेगरी नॉट लेस देन 30% एंड फॉर अदर कैटेगरीज नॉट लेस देन 20%। ओके, उसके बाद ये थर्ड पोस्ट जो है उसके लिए देखो, एक रिटर्न टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद ये ड्राइविंग टेस्ट होगा क्योंकि ये ड्राइवर की पोस्ट है। ओके, सो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, एलिमेंट्री मैथ्स एंड जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, तो ये सारे टॉपिक के क्वेश्चंस ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट में होंगे। और ये टेस्ट पास करने के बाद ये दूसरा ड्राइविंग का जो टेस्ट है वो आपको देना है। ओके, और यहाँ पे देखो, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसके लिए 40% का वेटेज होगा, और जो ड्राइविंग टेस्ट होगा उसके लिए 60% का वेटेज होगा। तो ये दोनों एग्जाम में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, तभी जाके आप फाइनल सिलेक्शन अच्छा कर सकते हो। ओके, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट इज 50% एंड फॉर अदर रिजर्व कैटेगरी इज 40%। ओके, ओवरऑल जो भी मेरिट लगेगा उसमें अगर आपको 50% से कम मार्क है फॉर जनरल कैंडिडेट एंड फॉर अदर कैटेगरीज 40% से लेस मार्क है, तो आपको कंसिडर किया ही नहीं जाएगा फाइनल सिलेक्शन में। ओके, और जो लेवल 1 में लेवल 2 में जाने वाले कैंडिडेट है, ओके, सो एक वैकेंसी के पीछे 20 लोग होंगे फॉर फर्स्ट 20 वैकेंसीज, और उसके बाद कम होता है ये रेशियो, आई थिंक 1:10 हो जाता है। ओके, फॉर एवरी सिंगल वैकेंसी ऑफ 20 कैंडिडेट शैल बी अलाउड फॉर लेवल 2 एग्जामिनेशन। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है, सपोज ड्राइवर की जो भी जितने भी पोस्ट है 2 या 3, अगर 3 पोस्ट है तो लेवल 2 ड्राइविंग टेस्ट के लिए वो 60 कैंडिडेट को बुलाएंगे, और 60 कैंडिडेट में उनके जो भी लेवल 1 और लेवल 2 के मार्क्स आएंगे उनको इस प्रकार के जो भी वेटेज क्राइटेरिया है उसमें डिवाइड कर, उसमें कन्वर्ट करके जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी उसके बेसिस पे वो पोस्ट फिल की जाएंगी। उसके बाद वर्क असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पे दिया है, देखो, वर्क असिस्टेंट का एक ऑलरेडी एग्जाम हो गया है, उसका एक क्वेश्चन पेपर मैंने हमारे यूट्यूब चैनल में डाला है, वो अगर आप देखना चाहते हो तो आई बटन पे उसकी लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप वो देख सकते हो। ओके, उसके बाद ये जो वर्क असिस्टेंट और कैंटीन अटेंडेंट है, इनके जो भी क्राइटेरिया है वो बहुत सिमिलर है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जनरल इंग्लिश, अरिथमेटिक, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ओके, सो डोंट गेट बॉदर, जस्ट अपियर फॉर द एग्जाम, गिव योर बेस्ट, यू विल गेट द जॉब। ओके, सो उसके बाद ये स्टाइपेंड ट्रेनी जो है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए, तो उनके जो डोमेन रिलेटेड नॉलेज है उसके बारे में ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। ओके, और उसमें भी देखो, ये जो TR/01 टू TR/04, मतलब ये स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी 1 के लिए ये टेस्ट होंगी। इसमें देखो 1 घंटे की ये टेस्ट होंगी, टोटल 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ओके, 3 मार्क के लिए हर एक क्वेश्चन होगा, अगर आपने गलत आंसर दिया तो 1 मार्क आपका निगेटिव में चला जाएगा। ओके, सिलेबस क्या है, डिप्लोमा और BSc लेवल जो भी सिलेबस है वो सिलेबस यहाँ पे होगा। ओके, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो किस बेसिस पे होगा, परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन इंटरव्यू। ओके, एंड नो वेटेज विल बी गिवन टू मार्क्स स्कोर्ड इन द रिटर्न टेस्ट, मतलब ये जो पहला ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा उसमें कितने मार्क मिले इसको कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। जो भी इंटरव्यू प्रोसेस में आप स्कोर करोगे उसको ही, उसके मार्क के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तय होगा। ओके, फॉर स्टाइपेंडेड ट्रेनी कैटेगरी 1 के लिए। स्टाइपेंडेड ट्रेनी कैटेगरी 2 के लिए देखो, प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होगा ये 3 स्टेज में होगा। पहला स्टेज होगा प्रिलिमिनरी स्टेज, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन फॉर मैथमेटिक्स, 20 फॉर साइंस एंड 10 क्वेश्चन फॉर जनरल अवेयरनेस। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा होगा। जनरल कैंडिडेट के लिए 40% मार्क लाना, मिनिमम 40% रिक्वायर्ड है। अदर कैटेगरीज के लिए मिनिमम 30%। ओके, इसका मतलब ये नहीं, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि इतने मार्क्स लाए तो आपका सिलेक्शन स्टेज 2 के लिए हो जाएगा, ये मिनिमम है, इसके आगे आपको लाना है, और जो मेरिट होगा वो इसके आगे वाले जो कैंडिडेट है 40% मार्क्स के आगे वाले उनको ही कंसिडर करेंगे। स्टेज 2 में देखो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ओके, 2 घंटे का यहाँ पे पूरा आपको टाइम मिलेगा। 3 मार्क के लिए एक सवाल होगा, गलत आंसर मार्क करने के लिए 1 मार्क निगेटिव में चला जाएगा। Okay, so merit list will be prepared after stage 2 based upon the score obtained in stage 2 only.
ओके। स्टेज 2 का जो मेरिट लिस्ट होगा, मतलब स्टेज 2 में से स्टेज 3 में जाने वाले जो कैंडिडेट है, उन कैंडिडेट के लिए सिर्फ स्टेज 2 का जो मेरिट है वही कंसिडर होगा, और स्किल टेस्ट होने के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा वो स्किल टेस्ट प्लस एडवांस टेस्ट दोनों को मिला के होगा। ओके, तो इस तरीके का ये पूरा है। उसके बाद कोई फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिए है फॉर DR/02, ये जो पोस्ट है उसके लिए, जो भी फायर सर्विस पोस्ट है उनके लिए हाइट मिनिमम 165 होनी चाहिए, वेट मिनिमम 50 kg होना चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होनी चाहिए, 86 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सपेंशन होनी चाहिए, 6/6 आपका विजन होना चाहिए विदाउट वियरिंग ग्लासेस। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस आपको होना नहीं चाहिए। तो ये कुछ मेडिकल डिटेल्स है। डिटेल्स ऑफ फिजिकल असेसमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सब ऑफिसर, तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हैं। तो ये आप अच्छे से देख लो, आप जिसमें कैटेगरी में बिलोंग करते हो, जिस भी एज ग्रुप में आप हो, तो उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के हिसाब से आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, जस्ट रीड। ओके, सो ये पूरा ब्यौरा आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, कैंडिडेट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, जो स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए जो पोस्ट है, उसमें अगर आप सक्सेसफुली वो ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आपको इस प्रकार की पोस्ट मिलेगी, साइंटिफिक असिस्टेंट। ओके, कैटेगरी 1 के बच्चों के लिए मिलेगी, लेवल 7 का पे मैट्रिक्स होगा, 44,900 आपका एंट्री पे होगा। कैटेगरी 2 स्टाइपेंड ट्रेनिंग से अगर आप परमानेंट हो जाते हो तो आपको टेक्नीशियन/बी, टेक्नीशियन/सी ये पोस्ट मिलेगी। लेवल 3 और 4 का ये रिस्पेक्टिव पे स्केल होगा, 21,700 और 25,500 इस टाइप की है इनके पे स्केल है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो। आपको अप्लाई कैसे करना है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आप लोग अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे लिंक भी दिए उन्होंने। ओके, ये लिंक आपको याद रखनी है। 20 अप्रैल से लेके 20 मई तक कंप्लीट 1 महीने का टाइम पीरियड उन्होंने दिया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अच्छे से। Only one application is accessible for one post. If candidate wishes to apply more than one post, applications and the fees should be submitted separately for each post. Suppose आप वर्क असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको दो अलग अलग फॉर्म और अलग अलग फॉर्म के रिस्पेक्टिव अलग अलग फीस भी पे करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फी देखो ऑनलाइन मोड से आपको पे करनी है। ओके, जो अलग अलग पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे दिया है DR2, TR1 और TR1 to TR4, ये इसके लिए 150 रुपीज है। DR3 to DR5 एंड TR5 to TR12 के लिए 100 रुपीज है। ओके, 100, 150 और 200, इसके ऊपर किसी भी कैटेगरी की फीस नहीं है। ओके, 200 भी नहीं है, 150 और 100 ये दो ही ये है। तो आप देख सकते हो आपकी ये जो पोस्ट कोड है इसके हिसाब से आपको फीस पे करनी होगी। ओके, कोई भी इनकी रिटर्न और रिफंड की पॉलिसीज नहीं है, एक बार अप्लाई कर दिया तो कर दिया। ओके, और पेमेंट वगैरह फेल हुआ तो भी, ट्रांजेक्शन फेल हुआ तो भी आपको बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा। VECC डू नॉट हेल्ड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड नो करस्पॉन्डेंस और रिफंड वुड बी एंटरटेन व्हाटसोएवर इट मे बी। ओके, सो किसी राष्ट्रपति के बच्चे ने भी अप्लाई किया तो उसको भी ये फीस पे नहीं करेंगे, ऐसा इसका सीधा सा मतलब है, व्हाटसोएवर बी। ओके, जनरल कंडीशंस कुछ यहाँ पे दी है, एक बार पढ़ लो, कुछ ज़्यादा ये उसमें नहीं है। अगर आपको फिर भी ज़रूरत है कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी है तो आप देख सकते हो। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस बॉडीज अलग अलग जो होती है गवर्नमेंट की, उसमें अगर आप काम कर रहे हैं और फिर भी इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके डिपार्टमेंट से लेना कंपलसरी है। स्किल टेस्ट के दौरान या इंटरव्यू के दौरान आपको ये पूछ सकते हैं। ओके, उसके बाद ये क्या है, कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट और रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। तो अलग अलग लेवल पे कौन कौन से आपको कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट चाहिए वो यहाँ पे दिया है। जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है पहले तो उसके सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। कैंडिडेट पासिंग इंटीग्रेटेड कोर्स सर्टिफिकेट मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। ओके, डेट ऑफ बर्थ या एज प्रूफ का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, या तो लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, आपका जन्म दाखला होगा तो भी चलेगा, आपका आधार कार्ड होगा तो भी चलेगा, लेकिन उसमें सिर्फ ईयर ऑफ ये होता है ना, ईयर ऑफ बर्थ होता है, तो वो एड्रेस प्रूफ के तौर पे चल सकता है। SC/ST कैटेगरी के लिए जो भी एनेक्स्चर 1 में दिया हुआ पर्टिकुलर फॉर्मेट है उसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। OBC कैंडिडेट के लिए भी एनेक्स्चर 2 में यहाँ पे दिया है उस फॉर्मेट में आपको चाहिए। ओके, ये अलग अलग एनेक्स्चर है, कैटेगरी वाइज आप एक बार देख लेना। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एप्लीकेबल टू एक सर्विसमैन पर्सन ओनली। ओके, तो एक सर्विसमैन जो होते हैं उनको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ओके, तो ये अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे दिए हैं, एक बार आप देख लेना किस पर्टिकुलर रिजर्वेशन के लिए या किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कौन सा फॉर्म है यहाँ पे पूरा दिया है।
एनेक्स्चर कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। ओके, ये जो वेबसाइट है यहाँ से आप एनेक्स्चर को डाउनलोड कर सकते हो। जॉब एप्लीकेशन में जाने के बाद डाउनलोडेड फॉर्म्स में अलग अलग एनेक्स्चर आपको मिल जाएंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द एडवर्टाइजमेंट। ओके, सो गाइज आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये जो हाईलाइटेड पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। आपके अगर कोई सवाल है, कोई क्वेरीज है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और जल्दी से जल्दी इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर दो ताकि आपको मनचाहा सेंटर मिल सके। यहाँ पे सेंटर के बारे में तो कुछ दिया नहीं है नोटिफिकेशन में, लेकिन अगर होता है तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, या आई थिंक जो भी आप एग्जाम फॉर्म कंप्लीट करके उसके बाद सेंटर अलॉट होने का एक ऑप्शन आता है, तो वहां से आपको शायद फिल करना हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो कहीं दिखाई नहीं दिया। ओके, अगर आपको मिलता है तो आप बता सकते हो। ओके, अगर मुझे मिल जाता है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो डेफिनेटली आई विल अपडेट यू अबाउट दैट पर्टिकुलर topic also. Okay, so thank you friends, have a great day, do apply for the post and get the job. Well, all the best.